Hello dear students, welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Solution. तो बच्चों सॉल्यूशन में हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अच्छे से डिस्कस कर लिया। टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती है, 3 हमने डिस्कस कर ली है विद न्यूमेरिकल्स। आज हम 4th प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको स्लाइड देख के लग गया होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिफ्यूजन। Before studying osmosis, we should know about diffusion. Now, what is diffusion? तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन क्या? अगर मैंने मान लो पानी में शरबत डाल दिया, ठीक है, शरबत क्या पिंक कलर का लिक्विड है ना, तो मैंने कहा रोजी शरबत मैंने उसके अंदर मिक्स कर दिया, रोज लाइक लिक्विड मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, है ना। अगर मैं स्टीयर करूंगी तो वो फटाफट फैल जाएगा, और स्टीयरिंग नहीं करूंगी तो हम कहेंगे स्टीयरिंग नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो फैलता जाएगा और तब तक स्प्रेड होगा जब तक कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाता। दैट इज डिफ्यूजन। मैं कोई भी कलर्ड मटेरियल को मैं सॉल्वेंट में मिक्स करूंगी, मान लो इंक मिला दिया, डाई मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, है ना, और स्टीयरिंग नहीं भी करा, विदाउट स्टीयरिंग भी क्या होगा, वो स्लोली स्प्रेड होगा। तो एक सब्सटेंस का मूवमेंट इसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कब तक होना चाहिए, जब तक कि एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाता। दैट इज ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूजन, नॉट ऑस्मोसिस, दैट इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस तो अभी दूर का हो गया, है ना, अभी हम सब डिफ्यूजन को डिस्कस करें। तो हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज नॉट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? हाई से लो की तरफ अगर कोई सब्सटेंस स्प्रेड हो रहा है, तब तक स्प्रेड हो रहा है जब तक कि मुझे पूरा इक्वल फॉर्म में, यूनिफॉर्म वे में एक होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो उस घटना को मुझे क्या कहना चाहिए, डिफ्यूज। ओके, सो नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? तो स्टूडेंट्स डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्लियर, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू low concentration until a homogeneous solution is not obtained is called diffusion. Clear? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बच्चों दोनों में फर्क क्या है, डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है? तो हम क्या करते हैं, हमने 2 सॉल्वेंट ले लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वाटर है ना, और यहाँ पे भी वाटर है। ओके, अब फर्स्ट टाइम आपने क्या किया बच्चों, मान लो पानी में तुमने KMnO4 मिला दिया, ठीक है, तो आप मिलाओ ऐड KMnO4, तो हम मिला रहे हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, वॉयलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, तो हमने इसमें ये मिला दिया। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, तो दूसरी तरफ मैंने मिला लिया ड्राई पीस, मान लो मैंने मटर मिला दिया, ठीक है, अब क्या होगा, तो बच्चों ये तो KMnO4 है, पिंक कलर का सॉलिड है, ये धीरे धीरे इसमें मिक्स होने लगेगा, है ना, ये मिक्स होगा और तब तक मिक्स होगा जब तक कि पूरा सॉल्यूशन जो है वो वॉयलेट या पिंक वॉयलेट नहीं हो जाता, तब तक ये क्या करता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि भाई ये तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तब तक जाएगा जब तक कि इक्वल नहीं हो जाता, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं हो जाता, होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो मैं कहूंगी ये एग्जांपल क्या है, दिस इज डिफ्यूजन। ओके, लेकिन जब हम सेकंड केस की बात करते हैं बच्चों, ड्राई पीस, सूखे हुए मटर पानी में डाल दें, है ना, या रेजिन आप किशमिश डाल दो, ठीक है, ड्राई ग्रेप्स सूखे चने डाल दो, तो हम देखते हैं जैसे ही हम पानी में डालते हैं दे स्वेल अप, फूल जाते हैं, है ना, पानी उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है, और एकदम से क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। तो हम कहेंगे स्वेलिंग की वजह क्या है, तो वाटर उनकी बॉडी के इंटरनल, है ना, अंदर चला गया। तो बच्चों इनकी जो आउटर लेयर है, इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, कोटिंग है, वो बिहेव करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी मतलब आधा, परमेबल पास होने देना, अलाउ करना, है ना, मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी एक को तो अलाउ करती है, दूसरे को अलाउ नहीं करती है।
क्या होती है, कैसे होती है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगी भाई ड्राई पीस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे दे स्वेल अप इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो ड्राई पीस जो स्वेल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे ये घटना तो ऑस्मोसिस। तो यहाँ पानी मूव कर रहा है, यहाँ सब्सटेंस मूव कर रहा है ना, तो सब्सटेंस मूव कर रहा है हाई से लो तो डिफ्यूजन। यहाँ वाटर चल रहा है, बाहर पानी ज्यादा था, वाटर तो सूखा हुआ था, पानी था ही नहीं, है ना, तो वाटर मूव कर रहा है हाई से लो यानी ऑस्मोसिस। तो कुल मिला के फिलहाल दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि वाटर अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चले, वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चलेगा, फिक्स है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बिना एसपीएम हम ऑस्मोसिस इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बच्चों डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, नेचर में डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, कोई ऑस्मोसिस होता है, तो आप देखेंगे देयर आर मेनी फिनोमिनन व्हिच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट आवर होम, है ना। डेली लाइफ में आपने क्या देखा, तो हमने देखा रॉ मैंगोज श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन और सॉल्टी वाटर। ठीक है, रॉ मैंगोज कच्चे आम जैसे कैरी कहते हैं, तो तुमने देखा होगा घर में कि कैरी का अचार डालने से पहले उनको नमक के पानी में डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, क्या होता है वो सारा पानी बाहर छोड़ देते हैं। कैरी के अंदर जितना भी पानी है ना बच्चों, वो पूरा बाहर आ जाता है, हमें उसके अंदर का पानी बाहर निकालना। तो ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, इवन यूज भी करते हैं, है ना। तो रॉ मैंगोज जो है वो श्रिवेल हो जाएंगे जब हम उनको ब्राइन यानी कि नमक के पानी में या सॉल्टी वाटर में रखेंगे। ओके, विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर। जो मुरझाए हुए फूल हैं उनको जैसे ही फ्रेश वाटर में रखेंगे हल्का सा, है ना, तो एकदम से वो क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे। तो हम कहेंगे वाटर तो यहाँ पे भी कुछ मैजिक कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई, सॉल्टी वाटर में अलग हुआ और प्योर वाटर में अलग चीज हुई। ठीक है, blood cells collapse when suspended in saline water। फर्स्ट और थर्ड तो मैच कर, है ना। हमने कच्चे आम कैरीज जो है, रॉ मैंगोज जो है वो हमने डाल दिया था सॉल्टी वाटर, तो वो श्रिंक हो गई, है ना। और ब्लड सेल्स जो है आरबीसी जो है ना, डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं, वो सलाइन वाटर में जाती क्या होगी, कोलैप्स होगी, सिकुड़ गई। ठीक, in all these processes one thing is common that these all substances are bound by membranes। तो हम एक चीज तो मान सकते हैं कि भाई रॉ मैंगोज एक्सटर्नल लेयर क्या है, प्लांट मेम्ब्रेन है एक तरह से, है ना। एक्सटर्नल लेयर एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, तभी तो पानी बाहर आ गया, है ना, पानी को उसने बाहर आने दिया। सेकंड में विल्टेड प्लांट्स जो है वो एकदम से क्या हो गए, तो हम कहेंगे उनमें तो रिवाइव हो गए, है ना, फूल गए एक तरह से ही माना जाए, पानी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उनकी भी जो एक्सटर्नल लेयर है, जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, वो कैसे बिहेव कर रही है, एक मेम्ब्रेन की तरह। और थर्ड में भी श्रिंक हो गई ब्लड सेल्स, यानी इसकी भी एक्सटर्नल लेयर जो है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही। नाउ दीज मेम्ब्रेन कैन बी प्लांट मेम्ब्रेन, वेजिटेबल ऑरिजिन, है ना, प्लांट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन कुछ भी हो सकता है, नेचुरली such as pig bladder, parchment or can be synthetic such as cellophane। तो बच्चों प्लांट मेम्ब्रेन हम बात करेंगे आगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम देखेंगे प्लांट मेम्ब्रेन बिहेव लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन बिहेव लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या पर्चमेंट पेपर हो गया या सेलोफेन हो गया, ये सब जो है एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना हम ऑस्मोसिस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑस्मोसिस इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर एसपीएम ना है। ठीक है, तो भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करती क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे देखो these membranes contain a submicroscopic network of small pores which allows only solvent molecules like water but passes of bigger molecule like solute is hindered। Such membrane is called semi-permeable membrane यानी कि SPM। तो बच्चों तीन तरह की मेम्ब्रेन होती है, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो हम कहेंगे देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों परमिएबल मतलब परमिशन दे रखा है, तो परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो which
allows both solute and solvent. ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करती है, दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन तो ना तो सॉल्यूट को अलाउ करेगी ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करेगी। तो इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन व्हिच नीदर अलाउज solute nor solvent। ठीक है, ना तो सॉल्यूट को अलाउ करना है ना ही सॉल्वेंट को अलाउ करना है, दैट इज इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। और बच्चों सेमी परमिएबल, सेमी आधा, तो बच्चों सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी। जैसे मटर को पानी में डाला तो मटर स्वेल अप हो गया, तो पानी बॉडी के अंदर चला गया, है ना। और मटर को या मान लो फूली हुई किशमिश है, स्वेल आपकी जो रेजिन है, ठीक है, बिल्कुल फूला हुआ किशमिश है, चने हैं, उनको नमक के पानी में डाल दिया तो वो क्या हो गया, श्रिंक हो गए। तो वाटर अंदर भी आ रहा है, वाटर बाहर भी जा रहा है, लेकिन सॉल्यूट का कोई लेना देना नहीं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करे, है ना, which allows only solvent not solute। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि भाई ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है, उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों किसकी बनी हो सकती है एसपीएम? तो हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हो सकती है। ठीक है, नेचुरल तो हमने देखी कि प्लांट मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, है ना, पिग, ब्लैडर सब एसपीएम की तरफ बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज की बनी हो सकती है, या फिर अगर हम देखें तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हो सकती है, या पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब बच्चों एक मेथड आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। मेथड का नाम है बार्कले-हार्टले मेथड। तो बार्कले-हार्टले मेथड क्या काम आएगा? तो हम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। बार्कले-हार्टले मेथड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, है ना, आता तो बायोलॉजी के अंदर है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस मेथड में एसपीएम किसकी बनी होती है? तो हम कहेंगे वैसे नेचुरल तो होती है, सिंथेटिक में हम कहेंगे सेल्यूलोज एसीटेट हो सकता था, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो सकता था, और अगर हम यहाँ बात करें तो वो जो यहाँ होती है कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसकी भी बनी हो सकती है एसपीएम, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक क्लियर? डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर बच्चों? डिफ्यूजन क्या था? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का स्प्रेड होना, मूव करना, कब तक? जब तक कि होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बन जाता। ऑस्मोसिस क्या है? तो हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस में एसपीएम मस्ट है। मूव कौन हो रहा है? ओनली सॉल्वेंट, वाटर मूव हो रहा है हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो अब आपको फाइनली बताना है कि ऑस्मोसिस है क्या। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको समझ के बताते हैं, है ना। यहाँ से हम ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, सबसे पहले आप डायग्राम 1 में देखेंगे, पिक्चर 1 के अंदर देखिए। अब पिक्चर 1 में बच्चों आप देखो, हमने क्या करा है, एक कंटेनर ले रखा है, बीच में एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, बीच में एसपीएम है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और हमने इनको सेपरेट कर रखा है एसपीएम से। मतलब मान लो यहाँ पानी है और यहाँ ग्लूकोज सॉल्यूशन, कौन कहाँ चलेगा? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बताओ, समझे मेरी बात? यहाँ से पानी, ओके, यहाँ ग्लूकोज वाटर, ऐसा मान लो कि शुगर सॉल्यूशन, चाशनी, शहद। अब सोचो, तो तुम कहोगे हमने अभी तक जो पढ़ा था कि पानी में किशमिश डाल दी थी, तो किशमिश क्या हो गई थी? रेजिन क्या हो गई थी? स्वेल अप, पानी बॉडी के अंदर चला गया था।
सिमिलरली है ना, किशमिश मतलब क्या हुआ, रेजिन मतलब क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। दूसरी तरफ क्या है, वाटर। तो वाटर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से जहां वाटर कम है वहां की तरफ मूव करता है, बीच में एसपीएम होना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर आप डायरेक्शन पूछ रहे हो तो डायरेक्शन मुझे लिखना चाहिए सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से चलेगा और सॉल्यूशन की तरफ चलेगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ओके, अब यहां बता दो भाई डायरेक्शन। एक तरफ सॉल्यूशन ए है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन बी है, बीच में अगेन देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन 1 m यानी 1 मोल पर लीटर और सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन 2 m 2 मोल पर लीटर। अब दिमाग लगाओ, सोचो, दो सॉल्यूशन है, एक तरफ 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, एक तरफ 2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। चलना तो है क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है, कौन कहां चलेगा। तो हमारे दिमाग में तो क्लियर है, पानी जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ चलेगा। मोस्टली बच्चे आंसर देते हैं कि B2 चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचो, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चलता, मतलब मैंने क्या किया, एक तरफ तो पानी ले लिया, उसमें ग्लूकोज भर के रख दिया, थोड़ा सा ग्लूकोज घोल दिया। दूसरी तरफ मैंने पानी लिया और उसमें बहुत सारा ग्लूकोज या बहुत सारी शुगर बिल्कुल गाढ़ा बना के रख दी। तो मैं कहूंगी कि भाई मान लो एक तरफ तुमने शहद ही रख दी और एक तरफ तुमने ग्लूकोज वाटर रख दी, दोनों ही सॉल्यूशन है ना। पिछली बार तो प्योर वाटर था तो हमने कह दिया हाँ हनी की तरफ मूव करेगा। अब ऐसा नहीं, हनी भी है और ग्लूकोज सॉल्यूशन भी, लेकिन मुझे तो ये देखना पानी ज्यादा कहाँ है। तो मुझे पता है हनी मतलब तो बहुत ही गाढ़ा सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो बच्चों कंसंट्रेशन ज्यादा तब होती है जब सॉल्वेंट कम होता है। कंसंट्रेशन ज्यादा तब होती है जब सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है। पानी ज्यादा होगा तो डाइल्यूट है और पानी कम है तो कंसंट्रेटेड है ना। तो मैं कहूंगी कि भाई 2m मतलब 1 लीटर में 2 मोल है और 1m 1 लीटर में 1 ही मोल है। तो वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा का है तो यहाँ है। समझे बच्चों, वो भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, तो बराबर तो है, तो बराबर तो है। पानी के 1 लीटर ही लिया था, लेकिन मैं कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, है ना भाई। 2 ग्लास शरबत बना, एक में शरबत कम मिला है, बिल्कुल 1 चम्मच मिला है, बिल्कुल फीका है, और एक बिल्कुल गाढ़ा शरबत है ना, बिल्कुल मीठा है, एकदम टेस्टी है ना। अब बताओ, तो तुम कहोगे ना कि इसमें पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है मतलब क्या, पानी तो बराबर लिया था, अब कैसे कह रहे हो ज्यादा है, क्योंकि आपको जो सॉल्यूट मिला है वो कम मिला है, तो उसमें स्वीटनेस कम मिली, तो आप पानी ज्यादा है तो पानी पानी शरबत मिला ही नहीं, है ना। आप समझे मेरी बात। तो जहाँ कंसंट्रेशन कम है मतलब वाटर ज्यादा है, और जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है वहाँ वाटर कम है। तो मुझे तो ये देखना था कि हाँ वाटर हाई से लो चलता है, तो वाटर हाई से लो जब चलेगा जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो से हाई होगी। तो बच्चों यहाँ डायरेक्शन होगा A2 नॉट B2। क्लियर। अब इसी को तुम डेफिनेशन बना के लिख, है ना। अगर इसके हिसाब से लिखा जाए तो मैं कहूंगी सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ थ्रू एसपीएम, उसे क्या कहना चाहिए, ऑस्मोसिस, है ना। तो पहले इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखते हैं। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो आप बताएंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। भाई ऑस्मोसिस मतलब चलना, मूव तो करेगा, कौन चलेगा, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कहां चलेगा, सॉल्यूशन की तरफ, टुवर्ड्स सॉल्यूशन। कंपल्सरी चीज क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे कंपल्सरी चीज है एसपीएम, थ्रू एसपीएम। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट towards solution through SPM is called osmosis। ठीक है, अगर आपने SPM नहीं लिखा तो बातें बिगड़ जाएंगी, है ना। बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो फिर मतलब ही नहीं बना बच्चों। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, मस्ट है। तो आप बताएंगे ऑस्मोसिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन की तरफ, बीच में क्या होना चाहिए, एसपीएम। नाउ सेकेंड, यहां से डेफिनेशन अपने आप बनाओ। क्या बनाओगे, कौन चलेगा, कौन चलेगा, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ही, दूसरी तरफ भी सॉल्यूशन, लेकिन यहां कंसंट्रेशन लो है
वहां हाई है। तो सॉल्यूशन का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन आती हमारे दिमाग में आ जाएगा कि पानी ज्यादा है, बस वही चाहिए था, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन बच्चों, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, movement of solution from its low concentration, movement of solution from its low concentration to high concentration, low concentration to high concentration through SPM, through SPM is called osmosis। सॉल्यूशन अपनी लो कंसंट्रेशन से बच्चों एसपीएम के थ्रू कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन, इसे भी आप क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। तो आई थिंक ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्लियर है ना। सॉल्वेंट चलेगा सॉल्यूशन की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मस्ट है। सॉल्यूशन से सॉल्यूशन चलाना है तो बच्चों लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस होगा, एसपीएम कंपल्सरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सिंपल है, बायो वालों को तो और अच्छे से समझ में आ गया, कोई टेंशन ही नहीं। अब देखो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने क्या किया है भाई, हमने एक तरफ तो फिल कर दिया है सॉल्वेंट, ओके, और दूसरी तरफ जो है इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बाद में लिखते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, एक कंटेनर ले लिया, इसको देखते हैं पहले, उसको बाद में देखते हैं। तो ओके, एक कंटेनर ले लिया, एसपीएम के थ्रू हमने दो लिक्विड्स को सेपरेट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां जो हमने फिल किया है दैट इज सॉल्वेंट, ओके, सिर्फ वाटर है मान लो। और बच्चों यहां जो हमने फिल किया है दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। एक तरफ हमने सॉल्वेंट फिल करा है, एक तरफ हमने सॉल्यूशन फिल किया। और अगर मैं तुम्हें पूछूं कि डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बताओ, तो तुम्हें क्लियर है, एक तरफ सिर्फ पानी है और एक तरफ मान लो हनी। पानी है मतलब प्योर सॉल्वेंट है, हनी है मतलब सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली पानी जाएगा ना हनी की तरफ। तो हम लेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो बात तो सही है, डायरेक्शन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। अब आप सोचे बच्चों कि भाई डायरेक्शन तो हो गया, आप कह रहे हो ये सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं ना, यहाँ प्रेशर अप्लाई करेगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने के लिए क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने के लिए कितना प्रेशर लगाता है बच्चों, उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर exerted by solvent molecules to enter in solution through SPM is called osmotic pressure। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करेंगे। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाता है, एसपीएम मस्ट है, इतनी बात तुम्हें क्लियर है। तो भाई जाने के लिए वो क्या करेगा, कहीं पे भी जाओगे बीच में अगर कोई मेम्ब्रेन है तो प्रेशर तो लगे, है ना। अगर आपने प्रेशर लगा लिया उतना कि एंट्री हो सके तो ठीक है, और नहीं लगा पाए तो नहीं हो सकती। तो जो प्रेशर लगा रहे हो उस प्रेशर को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप डेफिनेशन बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, तो हम लिखेंगे भाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय pressure exerted by solvent molecules, ठीक है, pressure exerted by solvent molecules to enter in solution, to enter in solution through SPM, through
SPM, ठीक है। SPM मतलब फुल फॉर्म हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या कहेंगे, तो इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने के लिए एसपीएम पर कितना प्रेशर लगाएगा ताकि वो एंट्री ले पाए, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लो सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। अब सेकंड डेफिनेशन में भी हमने यहाँ पे सॉल्वेंट ही रखा है, ठीक है, और यहाँ हमने सॉल्यूशन ही रखा है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन तो हमें बताइए कौन कहाँ जाएगा, ये चीज तो आपको क्लियर है, ये तो क्लियर है कि कौन कहाँ जाने वाला है। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाएगा और एसपीएम पे जितना प्रेशर लगाएगा दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों ने ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यहाँ एंट्री लेने के लिए ये प्रेशर लगा है, ठीक है, आप रोक लो, तो आप रोकोगे कैसे, मान लो यहाँ से प्रेशर लग रहा है और आपको रोकना है, इस चीज को भी यहाँ से नहीं आनी चाहिए, तो वापस क्या करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाओगे। तो आप प्रेशर लगाओ एक्सटर्नल, है ना, बाहर से प्रेशर लगाओ, कितना लगाओ, तो हम कहेंगे इसके बराबर ही लगाना पड़ेगा भाई। अगर मुझे ये चीज को रोकना है तो इसके फोर्स के बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना का उतना फोर्स, उतना का उतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो है ना, तो ये जितना फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया उतना का उतना तुम वापस लगा लो, रुक जाएगा, है ना, लेकिन बाहर की साइड से, क्योंकि ये तो नेचुरल ही तो है। तो सॉल्यूशन के ऊपर इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ, सॉल्यूशन साइड में इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ कि सॉलिड सॉल्यूशन में एसपीएम के थ्रू एंट्री ना ले पाए, एंटर ना हो पाए, उस प्रेशर को भी क्या कह देंगे, तो हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, तो प्रेशर अप्लाइड, बाहर की तरफ से प्रेशर लगाया है ना, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसका डेफिनेशन, प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड above the solution, above the solution, so that solvent molecules, ठीक है, आपने सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाया है ना, एक्स्ट्रा भी नहीं लिखो, एक्सटर्नल लिख दो, ज्यादा बेटर है ना, कि भाई हम बाहर की तरफ से इतना प्रेशर लगा रहे हैं, तो बच्चों एक्स्ट्रा की जगह मैं लिख देती हूँ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड अबव द सॉल्यूशन so that solvent can't enter into the solution। सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन में एंटर नहीं कर सकता थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे भी क्या कहेंगे बच्चों, तो वो भी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होगा, तो इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, या तुम लिख सकते हो प्रॉपर लैंग्वेज होगी ना, दैट विल बी, इट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं बाहर से मैं इतना प्रेशर लगाऊं कि सॉल्वेंट आ ही ना पाए, एसपीएम कंपल्सरी, तो एसपीएम सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन में जा रहा था, है ना, वो तो आराम से आ रहा था, कोई टेंशन ही नहीं थी, मेरे को लगा नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से प्रेशर लगा, तो ऊपर से इतना प्रेशर लगाओ भाई ये नहीं आना चाहिए, तो ये जितना प्रेशर लगाएगा उतना धीरे धीरे तुम भी अप्लाई कर लोगे, तो दोनों चीजें क्या होगी, बराबर। भाई हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, कोई मैजिक तो है नहीं, ये तो जा रहा है, लिक्विड अंदर जा रहा है, प्रेशर कैसे उसका कैलकुलेट करूंगी, तो तरीका तो यही है कि इसको मत आने दो, और इसको नहीं आने दो तो तुम्हें कितना खर्चा करना पड़ रहा है, वो इसके प्रेशर के क्या है, इक्वल है, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों दो तरीके है ना ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के, तो हम करेंगे ओके। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है वेन हॉफ इक्वेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन हॉफ इक्वेशन टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वेन हॉफ
ठीक है, वेंट ऑफ क्या कह रहा है कि भाई जैसे तुमने गैस लॉ पढ़े थे ना, गैस लॉ हमने पढ़े PV इक्वल्स टू nRT, है ना। तो PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, गैस लॉस से तो आई है, वन बाय वन सारे लॉस पढ़े थे, डायरेक्ट तो थी भी PV इक्वल्स टू nRT। तो हमने पढ़ा था प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। सिमिलरली ये भी एज इट इज ही, है ना। और P इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT, P इक्वल्स टू N अपॉन V, N अपॉन V मतलब मोल पर लीटर यानी कंसंट्रेशन। तो बच्चों वेट ऑफ यही चीज कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इक्वेशन 1 कर देते, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कर देती और दोनों को मिला दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं मिला दूं तो पाई प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी, और कांस्टेंट लगाएंगे बच्चों तो पाई इक्वल्स टू CST, ठीक है, पाई इक्वल्स टू CST इक्वेशन 3। नाउ S क्या है, तो बच्चों यहाँ S है सॉल्यूशन कांस्टेंट, S जो है दैट इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू जो आएगा अपने वो आएगा R के इक्वल। तो पाई इक्वल्स टू CST, S की वैल्यू आप कहेंगे क्या, R के इक्वल है, ठीक, वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू R, गैस कांस्टेंट के इक्वल है। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है, दिस इज इक्वेशन। अब R क्या है, तो बच्चों R तो गैस कांस्टेंट है ना, R क्या है, तो हम कहेंगे R गैस कांस्टेंट है और वैल्यू 0.0821 ATM इनटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू CRT, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हाउ टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों C क्या है, तो हम कहेंगे C जो है वो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किस में, तो हम कह रहे हैं मोल पर लीटर। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो C इक्वल्स टू N अपॉन V, मोल पर लीटर ही तो है, तो C इक्वल्स टू N अपॉन V, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू nRT अपॉन V, मोल पर लीटर। इसको मैं इक्वेशन 5 कर देती हूँ, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों, डिपेंड्स कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे पाई इक्वल्स टू nRT अपॉन V। नाउ n क्या है, तो n तो मोल है, n क्या है, तो भाई n तो क्या है, मोल है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे मास अपॉन मोलर मास, है ना। n जो है वो सॉल्यूट के मोल है, n क्या है, सॉल्यूट के मोल है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मैं एक और फॉर्मूला बना दूं, पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, तो पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, दिस इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो भाई पाई इक्वल्स टू CST, पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू nRT अपॉन V, और फाइनली पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, ठीक है। और V जो है बच्चों वो लीटर में है, ध्यान रखना, है ना। हर बार जो फॉर्मूला यूज करोगे वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, तो हम लेंगे वॉल्यूम लीटर में, ओके। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो देखो पाई इक्वल्स टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब कहोगे ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप कहोगे अच्छा भाई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अगर बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो पाई और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन क्या हो गया मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन क्या हो गया मोल पर लीटर, तो लीटर तो सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोल मतलब सॉल्यूट के मोल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली proportional to number of moles of solute। तो हमने यहाँ बात तो सही, मोल पर लीटर मतलब मोल्स तो सॉल्यूट के ही, लीटर सॉल्यूशन का वैल्यू, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सोचो कुछ ना कुछ मैच हुआ। आप पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depends upon number of moles, number of particles of solute present in the solution। तो हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा सॉल्यूट घुला हुआ होगा प्रेशर दूसरे वाले को उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा उसमें एंट्री करने के लिए, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई, सो दैट वी कैन से this is a colligative property। ठीक है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रूव्ड। ओके, समझ में आ गई बात में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ना, अगर आप बोर्ड एग्जाम से रहे हैं तो पूछेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, प्रूव करो, तो प्रूव कर लो, है ना। नेक्स्ट बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब ये क्या नई चीज दिमाग लो। तो बच्चों आइसोटोनिक, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम कहेंगे आइसोटोनिक है। ठीक है, तो आपको लिखना है दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ ये कब पॉसिबल होगा? Those solutions which have same osmotic pressure। ठीक है, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है then there will be isotonic solution। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो क्या होगा? तो हम लेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब ऐसा कब पॉसिबल है बच्चों? तो देखो, अगर C1 इक्वल्स टू C2, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, सेम टेम्परेचर रखते हैं दोनों सॉल्यूशन, तो हमें पता है पाई इक्वल्स टू CRT। तो दो सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे है और कंसंट्रेशन भी सेम है, तो C1 इक्वल्स टू C2, तो बच्चों पाई1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई2। कंसंट्रेशन सेम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम आएगा। क्लियर? अब आपसे कहूंगी नहीं भाई, आप तो ये बताओ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है बच्चों हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक क्या है? तो हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है। सॉल्यूशन whose osmotic pressure is higher than another। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या है बच्चों? ज्यादा है ना, तो आपको क्या बोलना है कि भाई ये तो हाइपरटोनिक है, then it will be hypertonic solution। क्लियर? एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा आ गया तो वो हाइपरटोनिक होगा। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई अगर
C1 ग्रेटर देन C2 है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, यूं नहीं फिर तुम कहोगे नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ ही नहीं तो फिर तो बता ही नहीं सकते, है ना। तो बच्चों अगर C1 ग्रेटर देन C2 है तो पाई1 ग्रेटर देन पाई2 होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो हम कह देंगे भाई ओके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। तो फिर हाइपोटोनिक बता दो, तो हाइपोटोनिक भी देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो बच्चों जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, तो भाई जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक, सीधी सी बात है ना। तो सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic pressure is lesser than another, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से क्या है, कम है, तो फिर उसे क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक, विल बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा विल बी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दूसरे से कम है, तो ज्यादा वाला हाइपरटोनिक, कम वाला हाइपोटोनिक। मतलब आपको ये बताना है कि भाई अगर C1 लेसर देन C2 और आपको पता है टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट, ओके। तो अगर C1 लेसर देन C2 हो गया तो फिर क्या होगा, पाई1 लेसर देन पाई2, ओके। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दैट इज हाइपरटोनिक, और बच्चों जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आई होप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये सारी चीजें क्लियर है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज आपको कह दिया कि 3m ग्लूकोज, ठीक है, 3m यूरिया, ओके, एंड 3m शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। एक कंटेनर में है बच्चों ग्लूकोज है ना, दूसरे में यूरिया है, तीसरे में शुगर सॉल्यूशन है, are present in different containers, अलग अलग कंटेनर में है मतलब, ठीक है। तो बच्चों तीन सॉल्यूशन तीन अलग अलग कंटेनर में प्लेस्ड है, आपको बताना है कि इनमें से which one will have higher osmotic pressure, ठीक है। इनमें से हायर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, which one will have higher osmotic pressure, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, दिमाग लगाओ। तो बच्चों हम देंगे अच्छा तीन सॉल्यूशन कौन कौन से, तो देखो पहला तो है ग्लूकोज सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज ग्लूकोज सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन तो 3m स्मॉल है मोल पर केजी। अब बच्चों सेकंड वन तो मैं कह दूंगी 3m यूरिया सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन तो यहाँ पे भी 3 मोल है, 3 मोल पर केजी। थर्ड वन इज शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन तो बच्चों यहाँ पे भी 3m 3 मोल पर केजी तो है। तो बच्चों सारे के सारे केसेस में अब देखो चाहे ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है, तीनों में कोई डिसोसिएशन नहीं। शुगर पानी में जाके अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करती, ना तो आयंस बनाती है ना डाइमर ट्राइमर बनाती है। सिमिलरली यूरिया में भी कुछ नहीं है, ग्लूकोज में भी कुछ नहीं है ना। तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। तो आगे टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू, है ना, यहाँ आपका फॉर्मूला सेम लगेगा पाई इक्वल्स टू CR। तो बच्चों C1 C2 C3 तीनों सेम है ना। कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन सेम, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा,
तो हम कहेंगे सेम हो। क्लियर? तो चाहे 3m ग्लूकोज हो, 3m यूरिया हो, 3m शुगर हो, है ना, क्या होगा? तो दे विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन या दे विल हैव सेम और इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। इन तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बच्चों? तो हम कहेंगे इन तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। क्लियर? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो भाई हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है दिया नहीं तो हम तो ये मानेंगे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा? इन तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन जो बनता है ना बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखो, मान लो आपके पास 2 बॉइल्ड एग है, ठीक है, 2 बॉइल्ड एग्स विदाउट शेल। आपके पास 2 बॉइल्ड एग तो है विदाउट शेल, एक्सटर्नल कोटिंग नहीं है, एक्सटर्नल लेयर नहीं है, ठीक है। आप प्लेस्ड इन, अब वो जो बॉइल्ड एग है बच्चों वो रखे हैं आपने कहा? तो हम कहेंगे आप प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर। एक तो आपने रख दिया डिस्टिल वाटर और सॉल्टी वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर रख दिया और सॉल्टी वाटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट विल यू सी? क्या देखेंगे आप, है ना, क्या ऑब्जर्वेशन होगा? तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताना है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास 2 कंटेनर है, एक में क्या है? तो हम कहेंगे भाई एक में तो आपका डिस्टिल वाटर है, दूसरे में सॉल्टी वाटर है। ओके, 2 बॉइल्ड एग विदाउट शेल आप प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर एंड सॉल्टी वाटर। ओके, तो हम क्या करते हैं, 2 कंटेनर बनाए है ना। अब एक में आपने फिल किया है डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर मान लेते हैं, तो ये आपका डिस्टिल वाटर हो गया। और दूसरे में आपने क्या फिल किया है? तो आपने फिल किया है सॉल्टी वाटर, तो सॉल्टी वाटर है ना। 2 बॉइल्ड एग विदाउट शेल, तो देखा ही आपने बॉइल्ड एग विदाउट शेल यहाँ पे। और समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ? 2 बॉइल्ड एग विदाउट शेल आप प्लेस्ड डिस्टिल वाटर एंड सॉल्टी वाटर। तो आप क्या देखेंगे? तो बच्चों यहाँ वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, या पानी क्या होगा? एग के अंदर जाएगा, ठीक है। तो वाटर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वाटर एग के अंदर जाएगा, मतलब एग विल बी स्वेल्ड। और पानी अगर बॉडी के अंदर जाता है बच्चों देन इट विल बी एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड ऑस्मोसिस। पानी जो है वो बॉडी के अंदर जा रहा है तो एंड ऑस्मोसिस, और एग क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे एग जो है वो स्वेल्स, फूल जाएगा। और यहाँ क्या होगा? तो भाई यहाँ सॉल्टी वाटर है बाहर, वाटर कंसंट्रेशन बाहर का में अंदर जाता है, तो पानी जो है वो बाहर मूव करेगा, है ना। एग से पानी आउटर साइड मूव करेगा, मतलब बॉडी से वाटर बाहर आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। और एग क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम कहेंगे एग विल बी श्रिंक। तो सॉल्टी वाटर में तो एग श्रिंक हो जाएगा, डिस्टिल वाटर में एग जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। और एग विदाउट शेल क्यों लिया? ताकि उसका एक्सटर्नल लेयर जो है वो कैसे बिहेव करे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना बच्चों। उबला हुआ अंडा छिला हुआ भी तो होना चाहिए, शेल गायब होना चाहिए ना, अदरवाइज कैसे होगा? तो एक्सटर्नल लेयर जो है बच्चों दैट विल बिहेव लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये आंसर देना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो बच्चों मान लो ये रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, ठीक है। बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, मान लो, मतलब क्या होता है जो नमक वगैरह ज्यादा खाते हैं
है ना। तो अगर हम सॉल्ट ज्यादा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देख, तो हम कहेंगे ये हमारी जो ब्लड कॉर्पसेस है ये सिकुड़ जाएंगी। आप इसी मान लो ब्लड कॉर्पसेस ले लेते चलो, तो हम कहेंगे भाई अगर ये ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएंगे, है ना। तो अगर कोई चीज को आपने मतलब किसी बॉडी को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, तो हाइपरटोनिक मतलब वाटर मूव आउटसाइड, देख रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे ऐग ही मान लो, अगर हाइपरटोनिक में रख दिया बच्चों तो पानी क्या हो जाएगा, वो बाहर आएगा, ठीक है। आइसोटोनिक में रखा तो वाटर बैलेंस बना हुआ, पानी बाहर आएगा तो अंदर भी जाएगा, तो हम कहेंगे तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या इक्विलिब्रियम है। और हाइपोटोनिक में रख दिया, है ना, तो हम कहेंगे हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वाटर जो है बॉडी के अंदर जाएगा, वाटर मूव्स इनसाइड, स्वेलिंग हो, है ना। जो भी आपने चीज रखी है वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, तो वाटर मूव्स इनसाइड। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई बॉइल्ड एग है, आरबीसी है, रॉ मैंगोज है, हाइपरटोनिक पे रखेंगे तो तुम कहोगे बाहर जाएगा, इट विल बी श्रिंक। आइसोटोनिक पे रखेंगे इक्विलिब्रियम, है ना, कोई चेंज नहीं होगा। और हाइपोटोनिक में रख दिया तो स्वेल अप, है ना, फूल जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है बच्चों, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, घर में तुमने एक नाम सुना होगा आरओ, आजकल सबके घर में मशीन होती है आरओ, आरओ तो हम पढ़ा है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में क्या होता था, तो हमने कहा अगर पानी है और सॉल्टी वाटर है तो वाटर हमेशा हाई से क्या करता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ चलता है थ्रू एसपीएम। तो मैं कह रही थी एसपीएम है, फ्रेश वाटर है, सॉल्टी वाटर है, तो तुम कहोगे अगर ऑस्मोसिस है तो फ्रेश वाटर सॉल्टी में आए, लेकिन फिर तो मेरा फ्रेश वाटर भी खराब हो गया, सॉल्टी में आ जाएगा, बेकार हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, तो मुझे इतना तो क्लियर था कि भाई अगर ये फ्रेश वाटर है ये सॉल्टी में जाएगा तो यहाँ प्रेशर लगाएगा। तो अभी तक हमने कैलकुलेट किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमने कहा था फ्रेश वाटर सॉल्टी में जाने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेगा उस प्रेशर को हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चों हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते थे ताकि हम इस फ्लो को रोक सकें, तब तो इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दूं तो मैंने यहाँ प्रेशर तो लगा रही थी ताकि ये रुक जाए, तो रुक गया था। अब इससे ज्यादा प्रेशर लगा, तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड या टुवर्ड्स सॉल्टी वाटर, है ना, अप्लाइड कहाँ कितना, तो हम कहेंगे मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। मतलब सॉल्टी वाटर में से वाटर निकल के फ्रेश वाटर की तरफ आएगा। तो आरओ का सिस्टम करता क्या है, तो कहते हैं जो भी पानी की टंकी होती है जहाँ हमारा पानी जो है वो किचन में सप्लाई हो, चाहे पानी है ना वॉशरूम में सप्लाई हो, कहीं पे भी जो पानी आ रहा है ऊपर का जो आपका टंकी है वहाँ से, है ना, वहाँ आरओ मशीन लगा लेते हैं। वो वहाँ के सॉल्टी वाटर को क्या कर देता है, सॉफ्ट वाटर में या फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको वहीं रोक लेता है, क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ बीच में फिल्टर। तो फिल्टर मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और मशीन चालू किससे होगी, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती, तो प्रेशर अप्लाई होता है ना। सॉल्यूशन साइड पे इतना प्रेशर अप्लाई कर लो, जो गंदा पानी आ रहा है उसमें प्रेशर अप्लाई करता है, इतना प्रेशर अप्लाई करता है कि सॉल्ट, है ना, सॉल्ट विद वाटर पानी में घुला हुआ तो पूरा वेस्टेज बहुत होता है उसमें ना, खारा पानी अलग कर देता है वो, और फ्रेश वाटर को क्या करता है, एसपीएम के थ्रू एंट्री दे देता है। तो वेस्टेज काफी होता है ना उसके अंदर, क्योंकि वो पूरा सॉल्ट वाला वाटर जो है पूरा अलग करके फेंक देता है उसको, और फ्रेश वाटर को आपके पास आने देगा। क्लियर? सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस या कॉन्सेप्ट ऑफ आर। तो क्या बताएंगे हम, तो लिखेंगे इफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, on solution side is more than osmotic pressure, more than osmotic pressure, then process of osmosis
process of osmosis can be reversed. हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं. मतलब है बच्चों मीन्स सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, solvent from solution moves towards कहाँ चलेगा? फ्रेश वाटर, है ना. फ्रेश वाटर मतलब हमारे लिए तो क्या है? सॉल्वेंट है. ठीक है. सॉल्वेंट से मतलब तो देखो नमक वाले पानी से पानी चलेगा फ्रेश वाटर की तरह, तो सॉल्यूशन से सिर्फ सॉल्वेंट चलेगा. वैसे भी एसपीएम किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन मूव टुवर्ड्स फ्रेश वाटर यानी कि सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम. ठीक है. यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है बच्चों वो आपने कर दिया रिवर्स. अब इसका यूज क्या है? तो यूज तो देखिए ना, घर में आरओ क्यों लगा रहे है ना. जो भी गंदा पानी है उससे हमें तो फ्रेश वाटर मिलेगा, पीने के काम में लेना. ठीक है. तो बच्चों इसका यूज है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर. ठीक है. वाटर में से आप क्या कर रहे हैं? डीसैलिनेशन कर रहे हैं. मतलब उसका सॉल्ट जो है ना वो आप खत्म कर रहे हैं. तो यूज्ड फॉर डीसैलिनेशन ऑफ वाटर. तो ये यूज है बच्चों किसका? तो हम कहेंगे ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस. क्लियर? तो आई सिंपल सा टॉपिक है बच्चों. डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफरेंस क्या है. ऑस्मोसिस में एक चीज मस्ट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए वेन ऑफ इक्वेशन क्या है. ठीक है. फिर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या होता है. एग वाला क्वेश्चन आ गया. एग विदाउट शेल पानी में रखा या सॉल्टी वाटर में रखा तो क्या होगा. ठीक है. और तो हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है. सिंपल चीजें थी, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था. तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स के साथ और एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ी थी, अब हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.